हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेयर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों को ये सिखाने वाले हैं कि हम सभी जनसेवा केंद्र संचालक बंधु अपने आसपास रहने वाले निर्माण श्रमिक बंधुओं का पंजीकरण कैसे करेंगे और कैसे उन्हें श्रम विभाग से संचालित जो भी कुछ योजनाएं हैं, कुल 5 योजनाएं जो चल रही हैं, कैसे हम उन लोगों को पंजीकृत करके कैसे उनको उसकी पात्रता सूची में अगर वो हैं तो कैसे उनको लाभ दिलवाएंगे, कैसे उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और किस वेबसाइट पे उनका जाकर के हम पंजीकरण करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, गूगल पर लिखते हैं UPBOCW और मतलब इसका है कि उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड। श्रमिक बंधुओं को जितनी भी योजनाओं का लाभ दिया जाता है वो सभी योजनाएं इसी बोर्ड के माध्यम से संचालित होती हैं और यहीं से सारे लाभ श्रमिकों को मिलते हैं। बोर्ड में उन मज़दूर बंधुओं को हम पंजीकृत करवाते हैं जो निर्माण श्रमिक होते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में 90 दिन से ज़्यादा कहीं कार्य किया है, वो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया है। तो हम उन लोगों का पंजीकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने ग्राम प्रधान के अंडर में निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया है, किसी ने किसी के यहाँ भवन बना है उसके यहाँ काम किया है, या कोई पंजीकृत ठेकेदार है उसके पास काम कर रहा है, या कोई किसी विभाग के अंडर में दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसे निर्माण श्रमिक बंधुओं को हम यहाँ पर पंजीकृत करवाएंगे। कोई भट्ठे पर काम कर रहा है, कोई नाली खड़ंजा नाला या घर बनाने काम ऐसे इंडिविजुअल कर रहा है, तो हम ऐसे लोगों को यहाँ पर पंजीकृत करवाते हैं जो दैनिक वेतन भोगी मजदूर होते हैं और उनको वेतन जो उनका न्यूनतम वेतन होता है उस पर कार्य करते हैं। देखिए, तो क्या है कि हमारे पास जो पहला लिंक आएगा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का, हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ये एक झलक दिखाई गई है आपको गूगल पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरा डैशबोर्ड खुल करके प्रथम पृष्ठ जो है उसका आ जाएगा, मेन होम पेज जो उसका है यहाँ पर खुल करके आ गया है, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है मुख्य पृष्ठ का, जहाँ पर हम इसके बारे में, ये हमारा मुख्य पृष्ठ है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद है हमारे बारे में, आप बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर तीसरा है श्रमिक वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ये पब्लिक पोर्टल चूँकि दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद बगल में है योजनाएं। चूँकि हम अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हम कौन कौन सी योजना में किसी का पंजीयन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप किसी भी श्रमिक का लाभ के लिए आवेदन तभी कर सकते हैं जब तक वह 1 वर्ष पुराना नहीं होगा, तब तक आप किसी का लाभ में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त यह है कि पहले पंजीकरण होना अनिवार्य है। अनिवार्य होने के बाद जब 1 वर्ष पुराना उसका लेबर कार्ड हो जाएगा, 365 दिन जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ही वह किसी भी योजना में लाभ के लिए आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहली योजना जो है मातृत्व एवं शिशु बालिका मदद योजना, जिसमें 1 वर्ष पुराना अगर पंजीकृत मजदूर है उसको पहले पुत्र की जन्म होता है उसके घर में, और या पहली पुत्री का जन्म होता है, तो पुत्र के जन्म होने पर श्रम विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्स अगर आप जमा करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, अगर जांच में सही पाया जाता है तो आपको 26,000 रुपये का भुगतान अनुदान किया जाता है। और अगर आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो उसमें 31,000 रुपये का भुगतान आपको आपके खाते में किया जाता है। क्योंकि आप इस योजना संबंधित योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पर लिंक दिया गया है। दूसरा है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें भी किसी भी श्रमिक का 1 वर्ष पुराना पंजीयन है तो वह अपने बच्चे को, कम से कम एक बच्चा, अधिक से अधिक 2 बच्चों को इसमें लाभ ले सकता है। कक्षा 1 से लेकर के आप ग्रेजुएशन करवाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, आपको इसमें किसी भी डिग्री करवाते हैं, सबके लिए आपको पैसा मिलेगा, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद है अटल आवासीय विद्यालय योजना। यह योजना पिछले 1 वर्ष से संचालित की जा रही है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक मंडल में एक विद्यालय बनाया गया है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाया गया है। इंग्लिश मीडियम और CBSE बोर्ड है, इसमें सारी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। उसके बाद है कन्या विवाह सहायता योजना। यह भी जो है कि अगर कोई भी मज़दूर 1 वर्ष पुराना पंजीकृत मज़दूर है, उसने अपनी बेटी की शादी की है, पिछले वर्ष उसने 90 दिन से ज़्यादा कहीं भी कार्य किया है श्रमिक के रूप में, तो वह इस योजना में पात्र है। जिसमें अगर वह अपनी पुत्री का विवाह घर से करता है, उसके बाद आवेदन करता है, तो उसको 55,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, और अगर सामूहिक विवाह करता है तो 75,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी योजना जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है वह है
निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। इसमें अगर कोई श्रमिक पंजीकृत है, हालांकि इस पर अभी मुख्य रूप से दिया नहीं गया कितने वर्ष पुराना होना चाहिए, कितने दिन पुराना पंजीयन होना चाहिए, क्योंकि हम मान लेते फिर भी कम से कम 6 महीने से पुराना पंजीयन तो होना ही चाहिए। और अद्यतन रूप से पंजीकृत हो, इसका मतलब कि 1 वर्ष कम से कम उसकी फ़ीस जमा होनी चाहिए, तो इसका मतलब 1 वर्ष पुराना होना ही चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर कोई पंजीकृत मजदूर है, अगर वो काम करते वक्त या घर पर है या कोई बीमारी से या आकस्मिक मृत्यु उसकी हो जाती है, अगर वास्तव में वह मजदूर है, अगर उसको डॉक्यूमेंट जमा करता है और जांच विभाग द्वारा जांच करने पर ही सही पाया जाता है, तो उसको 2.25 लाख रुपये उसके परिवार में जो भी आवेदन करेगा उस आवेदक को मिलता है, जिसमें से 25,000 रुपये नकद मिलता है, खाते में आता है सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा, और 2 लाख रुपये की 2 साल तक लगातार ब्याज सहित उसको जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा हर महीना किस्त के रूप में। और अगर वह एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो उस आवेदक को, मतलब घर में जो उसका आवेदक होगा, जो भी पात्र होगा, उसको 5.25 लाख रुपये, जिसमें से 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए मिलता है और 5 लाख रुपये आप उसमें पाएंगे, मतलब आवेदक पाएगा किस्त के रूप में। तो देर ना करते हुए चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि हम किसी भी श्रमिक का पंजीकरण कैसे करेंगे, हम किस लिंक पर जाएंगे। देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि हमें पहुंचना है गूगल क्रोम पर, और गूगल क्रोम पर अब हमको टाइप करना होगा LMIS, मतलब लेबर मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट पर हमको सबसे पहले एक लिंक मिलेगा लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमें CSC ID और पासवर्ड डाल करके हर जगह पर एंटर करना होता है। तो चूँकि नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और नीचे लिखा CSC लॉगिन करें, हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमसे सबसे पहले CSC ID और पासवर्ड और कैप्चा कोड मांगा जाएगा। CSC ID पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल कर लेंगे। करने के बाद जैसे ही हम फिल कर लेंगे, हम अपने पोर्टल पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमको श्रमिक का पंजीकरण करना होता है। पंजीयन के मेन पेज पर पहुंचते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे: श्रमिक पंजीयन, श्रमिक नवीनीकरण, पंजीयन स्थिति, योजना आवेदन, अधिष्ठान पंजीयन। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, चूँकि हम आपको आज सिखाएंगे श्रमिक का पंजीयन कैसे करना है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, श्रमिक पंजीयन पर। श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमको जिस श्रमिक का पंजीकरण करना है उसका मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ध्यान रखिए वह मोबाइल नंबर किसी अन्य लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड पर ना लगा होना चाहिए, नहीं तो उसमें OTP नहीं जाएगी और ये दिखाएगा कि पहले से नंबर रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर हमने यहाँ डाल दिया। डालने के बाद OTP लेंगे, और OTP लेने के बाद नंबर को वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही हमको श्रमिक का वह मंडल भरना होगा जिस मंडल से उसका पंजीयन किया जा रहा है। उसके बाद फिर श्रमिक का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। श्रमिक का नाम अंग्रेजी में आधार के अनुसार भरना होगा, हिंदी में अपने आप आ जाएगा। श्रमिक के पिता का नाम अंग्रेजी में आधार कार्ड के अनुसार भरना होगा। श्रमिक का पुरुष है या महिला है वह भरना होगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद नीचे 2 बार कंसेंट टिक करना होगा, और कंसेंट टिक करने के बाद सबसे नीचे हम आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आधार सत्यापित करें। ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी डिटेल उसकी आधार कार्ड के अनुसार ही भरनी होगी जो ऑनलाइन उसकी है। फिर आधार सत्यापन पर क्लिक करेंगे नीचे। करने के बाद जैसे ही अगर आधार कार्ड में डिटेल बिल्कुल सही है तभी यहाँ पर आधार सत्यापन होगा, वरना श्रमिक का आधार सत्यापन नहीं होगा तो आधार कार्ड के अनुसार उसका फॉर्म नहीं भर पाएगा और उसका पंजीयन नहीं हो पाएगा, आपको बैक कर देगा। इसलिए यह ध्यान दें कि जो भी आधार कार्ड में डिटेल है बिल्कुल ऑनलाइन डिटेल जो है उसमें वही यहाँ पर भरनी होगी। आधार से ऑनलाइन डिटेल मैच करते ही आधार सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला पेज यहाँ पर खुल जाएगा, जहाँ पर माता का नाम आपको भरना होगा। माता का नाम अंग्रेजी में लिखना होगा। श्रमिक के माता का नाम जिसका आप पंजीकरण कर रहे हैं उसकी माता का नाम हिंदी में अपने आप लिख करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना कार्य का प्रकार, वह कौन सा काम करता है। तो विभाग की तरफ से कुल 40 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। आपको 40 प्रकार के कार्यों में ही वह कार्य आपको सेलेक्ट करना होगा जो कार्य आपको श्रमिक ने बताया है कि वह यह काम करता है। उसके अलावा आपको दूसरा कार्य नहीं भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 37 नंबर कार्य हमने भर दिया है। फिर क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित है या अविवाहित है। जाति का नाम, कौन से वर्ग से वह बिलोंग करता है। उसके बाद अगर उसका ईमेल आईडी है तो ठीक है, वरना अमूमन लगभग 99% मज़दूरों की ईमेल आईडी नहीं मिलेगी आपको। नियोजक का मोबाइल नंबर, आपको ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन यहाँ पर नियोजक का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जिसके पास उसने काम किया है 90 दिन से ज़्यादा पिछले वित्तीय वर्ष में। चूँकि जिसके पास काम किया है श्रमिक ने हमको बताया, उसको मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। नियोजक का नाम एवं पता, क्या नाम है, श्याम सिंह नाम है उसका। गत 12 माह में कार्य दिवस की संख्या लगभग 91 डेज उन्होंने काम किया है, लगभग 91 दिन तक काम किया है, हम यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं उसको।
इसके बाद आप टिक लगाएंगे यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो, नहीं कार्यरत है तो टिक नहीं लगाएंगे। फिर उसकी शैक्षिक योग्यता को हम निरीक्षण कर दे रहे हैं क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है या जो भी है वो कर सकते हैं। फिर डिटेल को सेव कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे अगले पेज के लिए। श्रमिक की बेसिक डिटेल सेव होने के बाद सीधे हम पहुंच जाएंगे अगले पेज पर, जहां पर हमको श्रमिक का पूरा पता भरना होता है। पत्र व्यवहार का पता, उसके बाद नीचे उसके स्थायी पता। तो सबसे पहले हम जनपद भरेंगे, उसके बाद तहसील भरेंगे। तहसील भरने के बाद देखेंगे वह नगर निकाय का रहने वाला है या फिर विकासखंड मतलब गांव में निवास करता है, वो हम टिक करेंगे। अगर नगर निकाय का है तो नगर पंचायत ढूंढ लेंगे उसकी, अगर विकासखंड का है तो विकासखंड में उसकी ग्राम पंचायत को हम ढूंढ लेंगे। पता भरने के बाद सीधा हम पहुंच जा रहे हैं श्रमिक के पारिवारिक विवरण और नॉमिनी की डिटेल भरने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा क्या आप विदेश जाने के इच्छुक हैं। अगर हाँ कर देंगे तो हमसे पूछेगा कि क्या आपका पुत्र और पुत्री भी विदेश जाने का इच्छुक है, मतलब लेबर का। अगर हम नहीं कर दे रहे हैं तो वह ऑप्शन हमसे नहीं पूछेगा, तो हम यहाँ पर नहीं कर दे रहे हैं क्योंकि ये श्रमिक को विदेश नहीं जाना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि क्या आपका नॉमिनी जो है वह भी श्रम विभाग में कार्यरत है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसको टिक कर दे रहे हैं तो पूछ रहा है कि नॉमिनी की पंजीयन संख्या क्या है। अगर इसको टिक नहीं कर रहे हैं तो नॉमिनी की पंजीयन संख्या हमसे नहीं पूछेगा, मतलब श्रमिक की नॉमिनी की पंजीयन संख्या यहाँ पर नहीं भरना है। तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम भर दे रहे हैं, जो श्रमिक के पास उसकी नॉमिनी जो है और उसका संबंध क्या है नॉमिनी का श्रमिक से, वो भर दिया हमने। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, पारिवारिक विवरण। चूँकि पारिवारिक विवरण अब यहाँ पर फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक फेच कर लिया जा रहा है, और आप जानते हैं कि श्रमिक की जो राशन कार्ड संख्या है उसमें जो भी फैमिली जुड़ी हुई है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। तो हमको यहाँ पर अब भरने की आवश्यकता नहीं है और हम सीधे डिटेल को सेव कर दे रहे हैं। और सेव करने के बाद आगे हम बैंक की डिटेल भरेंगे। अब आगे श्रमिक का खाता संख्या, IFSC कोड जैसे ही भरेंगे बैंक का नाम और शाखा का नाम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद खाता का प्रकार चुन लेंगे कि बचत खाता है या उसका करंट अकाउंट है। उसके बाद श्रमिक द्वारा पंजीयन का घोषणा पत्र दिया गया है कि उसमें उसने 90 दिन का कार्य किया है कहीं ना कहीं। ये घोषणा करता है कि वह कोई भी तथ्य छुपा नहीं रहा है और इसी चीज़ का घोषणा का प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक आ जा रहा है। फिर उसमें लिखा कि आप कितने नियोजकों की फीडिंग करना चाहते हैं, मतलब कितने लोगों के पास काम किया आपने। तो इसमें आप 1 2 3 जितने भी आप जहाँ भी काम किए हैं सब कुछ आप दिखा सकते हैं इसमें। नियोजकों की संख्या फीड करने के बाद श्रमिक की फ़ोटो अपलोड कर देंगे, स्व प्रमाणित आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर देंगे और बैंक पासबुक अपलोड कर देंगे, स्व घोषणा पत्र अपलोड कर देंगे, नियोजन का प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे और डेटा को सेव कर देंगे। डेटा सेव होने के बाद अब हम फीस काटेंगे। 1 वर्ष की 20 रुपया, 2 वर्ष की 40 रुपया और 3 वर्ष की 60 रुपया। उसके साथ साथ 20 रुपया पंजीयन राशि जमा होगी और 5 रुपया 34 पैसा CSC का सर्विस चार्ज कटेगा। तो अब हम आवेदन को फाइनल सेव करते हैं और फाइनल सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने एक आवेदन संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। फाइनल सेव होने के बाद श्रमिक के विवरण में हम कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रहे कि फाइनल सेव करने से पहले ही जो भी संशोधन करना है वह कर लें। जबकि आवेदन संख्या आपको मिल जाएगी 47 से, उसके बाद आप कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमने जो है फाइनल सेव कर दिया है और फाइनल सेव करने के बाद हमको यहाँ पर एक आवेदन संख्या मिल गई है जो कि 47 से स्टार्ट है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दिया है, देख लीजिए यहाँ पर आवेदन संख्या मिलने के बाद अब हम भुगतान करेंगे और हम अपने CSC के वॉलेट के माध्यम से भुगतान करेंगे। देखिए यहाँ पर पंजीयन शुल्क प्लस नवीनीकरण शुल्क लिख करके यहाँ पर आ गया है और आगे भुगतान की तिथि लिखी हुई है, श्रमिक की आवेदन संख्या लिखी हुई है। ये जो CSC से आप फॉर्म भरेंगे वही CSC में डेटा आपका सर्च होगा। अगर आप पब्लिक पोर्टल से भरेंगे तो वह डाटा CSC में सर्च नहीं होगा और उसका पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे, ना कि उसका आप फीस काट पाएंगे। अब हम पे करते हैं। पे करने के बाद हमको देखिए यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं CSC में सेल अमाउंट अदर होता है, उसके बाद वॉलेट अमाउंट अदर होता है, उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमारा कमीशन होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। अपने CSC का पासवर्ड और पिन डालने के बाद देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और हमें जो एक रिसिप्ट मिलेगी 55 रुपीज़ की, वो हमें कस्टमर को दे देना है और कस्टमर से हमको 55 रुपीज़ ले लेना है। ये पंजीयन संख्या मिल गई है और इसी पंजीयन संख्या को लेकर के हमें 3 से 4 दिन के बाद उसका आवेदन अप्रूव हो जाएगा, श्रमिक कार्ड बन जाएगा। तो हम पब्लिक वेबसाइट पर जाकर के UP BOCW की वेबसाइट पर जाकर के हम इसको पंजीयन की स्थिति में जाकर देख लेंगे और निकाल कर उसको उसका श्रमिक कार्ड दे देंगे।